नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आपका। पहली खबर सर बिहार है। बिहार बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। व्यूअर्स आपको बताएं, बिहार में इलेक्शन अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन सभी ने अपनी अपनी गोटियां फिट करनी वहां पर शुरू कर दी है। मैं आपको 3-4 बयान, बिल्कुल लेटेस्ट बयान सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि बिहार की राजनीति में इस बार कुछ बहुत नए प्रयोग होने जा रहे हैं। इसमें पहली बात तो हम लोग 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, नीतीश कुमार के बेटे क्या जेडीयू में आएंगे, क्या उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। उनका, नीतीश कुमार के बेटे का नाम है निशांत कुमार। अब निशांत कुमार साहब 2 बार मीडिया के सामने आकर ये कह चुके हैं, पिताजी को जिताइए, कार्यकर्ता बाहर निकले, जनता ने पिछली बार कम वोट दिया, इस बार ज्यादा सीटें जिताएं, नॉर्मल है। उस पर पहले भी एक बार बोला था तेजस्वी यादव ने और कहा था कि हमारे भाई हैं और घर बसाएं। कहां पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हैं। अब जेडीयू के एक विधायक के बयान से मामला और बढ़ गया। जेडीयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि निशांत को जरूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको जेडीयू ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी। बहुत जरूरी है कि इस वक्त पर नीतीश कुमार के परिवार का कोई सदस्य पार्टी को आए और पार्टी को साथ एकजुट रखने में मदद करे। ये उनका बयान आया और नीतीश कुमार के पास, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के पास कैमरा पहुंचा और तेजस्वी यादव ने कहा, हम भी यही कह रहे हैं कि आए, अपनी पार्टी संभालें, नहीं तो बीजेपी सब खा जाएगी। समझ नहीं रहे वो बात को। उनके पिताजी की बनाई पार्टी पर नजर है बीजेपी की, उस वोट पर नजर है, और अगर चाहते हैं निशांत की उनके पिता की बनाई हुई पार्टी सलामत रहे तो उनको पार्टी में आना ही चाहिए। तो अब यहां से निशांत कुमार के पाले में फिर एक बार गेंद जाएगी। अब वो क्या कहते हैं। अब इससे एक बात और कंफर्म हो रही है जो चर्चाओं में आपने यहां पर सुनी, कि जेडीयू में एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि नीतीश कुमार के बाद अब पार्टी को एकजुट रखने वाली किसी ऐसे एक शख्स की जरूरत है जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। और ये हमारे यहां की, आप विडंबना कहिए, जो भी कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा पार्टियों में जो बड़े नेता होते हैं उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ही हामी मचती है। तो क्या सारी लड़ाई जो जिंदगी भर परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे नीतीश कुमार, अंत में अपनी पार्टी को बचाने के लिए उनको भी उसी राह चलना पड़ेगा। अब इस तरफ बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर की बात भी आज हम करेंगे। प्रशांत किशोर ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक चर्चा आप लोग रोज सुनते हैं कि भाई नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अब उस कैपेसिटी में नहीं रह गए हैं कि वो बिहार जैसे एक बड़े और कॉम्प्लेक्स राज्य को लीड कर सकें, और वो कमी अब वहां गवर्नेंस में खल रही है। ये बात पीके बहुत अरसे से कह रहे हैं। पीके नीतीश कुमार के बड़े खासम खास होते थे, उनकी पार्टी में उनको लेकर के आए थे नीतीश कुमार। इनफैक्ट उनके घर से ऑपरेट करते थे प्रशांत किशोर, एक वक्त में वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि नीतीश कुमार एक बार कैमरे पर आए और साबित करें कि वो मेंटली फिजिकली फिट हैं, और कुछ नहीं करना उनको। बिना कागज के केवल अपने मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं सबके नाम और विभाग बोल करके बता दें, और अगर वो ऐसा कर देंगे तो वो जो कहेंगे वो सही, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये दावा किया प्रशांत किशोर ने। फिर एक बात उन्होंने और कही जनता से बात करते हुए, कि देखिए चाचा एक किस्म की मजबूरी बन गए हैं यहां के बाकी सभी दलों के लिए, तो इस बार आप चाचा यानी नीतीश कुमार को उस परिस्थिति में ला दीजिए कि इनको 1 सीट भी नहीं मिले, क्योंकि अगर ये 10 सीट भी पा गए तो फिर यकीन मानिए कि किसी, या तो ये कमल पर बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर ये जो है आरजेडी के साथ चले जाएंगे। अब इस बार इनको ऐसी परिस्थिति में लाना है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार किसी के साथ मिलकर फिर से एक बार बिहार की गद्दी पर ना बैठ जाएं, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, ऐसी हालत कर दीजिए उनकी। प्रशांत किशोर की बात बाद में सुनाऊंगा, पहले ये जो निशांत कुमार वाली बातें हो रही हैं, गोपाल मंडल और तेजस्वी यादव, इनके बयान सुनाइए। तो वही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आवे, लेकिन हमारे दल के बड़े बड़े लीडर हैं, सबका सोच है अब की बार तो नीतीश कुमार का चेहरा लेके लड़ जाएंगे, अगले बार कौन लड़ेगा, तो निशांत को लाया जाए। सब विचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और सब विचार कर रहे हैं निशांत को लाया जाए। तो निशांत को ला के अगर खड़ा कर देगा, अभी नहीं बाद में ही ला के खड़ा कर देगा, तो फिर कोई थोड़ा है जदयू वाला कहेगा ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा है, हम लोग को चाहिए एक लीडर, और नहीं तो स्थिर हो जाएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जदयू को संभाल सके। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए।
अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। लेकिन आप ज़रूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार रहेगा। अब इनके बाद तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। 2025 में एकदम एनडीए ख़त्म होने वाली है। बिहार की जनता ऊब चुकी है। 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब लायक योग्य नहीं रह गए हैं अब मुख्यमंत्री के पद पर, बिहार चलाने लायक। हम लोग देख सकते हैं थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, कोई जनता से संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है और लगातार जो है जिस हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी है गिरती जा रही है, छवि खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता जो है खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है। अब बिहार की जनता नया गाड़ी जो है पे सवार होना चाहती है। भाई बहुत बढ़िया, दोनों ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं और इनको धन्यवाद इसीलिए कि गोपाल मंडल जी को कि इन्होंने खुलकर वो बोला जो हर कोई बात कर रहा है लेकिन कह कोई नहीं रहा है। और ये भी अपने आप में एक प्रूफ है कि गोपाल मंडल ये कह पा रहे हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार जी अब अपनी पार्टी पर वैसा होल्ड नहीं रख पा रहे हैं या सरकार पर, गवर्नेंस पर उनका वैसा होल्ड नहीं। तो कोई कह सकता है भाई जो जहां जिस पार्टी में नेता सब कुछ हो, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो 20 साल का, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि चलिए आज अभी लाएंगे तो बाद में इनके नाम पर कम से कम सहमति बनेगी। और कौन परिवार में इनके अलावा? आज नीतीश जी हैं, कल अगला चुनाव किसके नाम पर लड़ोगे? कोई बोल सकता है किसी के खिलाफ ऐसा, लेकिन वो बोल रहे हैं, इसका मतलब वो जानते हैं कि ये हकीकत है और बोलना जरूरी है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि परिवारवाद से लड़ते रहे और परिवारवाद में फंस गए, तो मुझे लगता है ये अन्याय भी है नीतीश जी के साथ। नीतीश कुमार अपने जीवन में परिवारवाद और भ्रष्टाचार, हम उनकी आलोचना दूसरे विषयों पर करते हैं, फिर करेंगे, लेकिन इन दोनों विषयों पर मुझे लगता है नीतीश कुमार जैसे नेता कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो एक लकीर अगर किसी ने खींची है तो उसमें नीतीश कुमार हैं। और भी नेता हैं, ऐसा नहीं कि यही दोनों हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद एक में देश में कोई ऐसा नेता है जो कह सकता है कि भाई हमारा परिवार नहीं हमारी वजह से सब कुछ कर रहा है, भ्रष्टाचार हम नहीं करते हैं, तो ये दोनों नेता हैं। अब सवाल यह है कि निशांत कुमार आ रहे हैं तो क्या उससे आरोप चिपक जाएगा? देखिए, मंडल जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के जो लोग होते हैं उनको पता है ना भाई कि कोई तो एक जिसको कहते हैं कि चुंबक वाला फैक्टर होता है कि भाई वहां जाके सब चिपकते हैं। नीतीश कुमार है उनके बेटे, निशांत कुमार है। एक सेकंड, कैट इज आउट ऑफ द बैग, बिल्ली झूले के बाहर आ गई, गोपाल मंडल ने साफ कर दिया। एकदम तय है कि निशांत कुमार को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता और रोकना चाहिए भी नहीं। 48-49 साल के जहां तक मुझे ध्यान में है, 49 उनकी उम्र हो गई है। अब अगर इतनी उम्र तक वो नहीं आए तो हम लोग उसके लिए कहें कि नीतीश कुमार में अब परिवारवाद जागा है, ये गलत बात होगी। नीतीश कुमार को जब तक रखना था तब तक उन्होंने निशांत को राजनीति से दूर रखा और यही तरीका होता है। निशांत इतने दिनों से राजनीतिक दायरे में ही है, अब अगर उनको लगता है तो आए और अब खुद को साबित करें। लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। मेरा सवाल यह है कि क्या अब ये स्पष्ट हो गया, बिल्कुल पार्टी ने बोल दिया खुल करके कि अब नीतीश जी कमांड में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा नीतीश जी कमांड में नहीं है। कोई यूं कहिए कि एक समय के बाद उम्र के साथ शिथिल तो चीजें पड़ती हैं ना, शिथिल तो पड़ती हैं ना, तो अब वो उस तरह से उस दबाव के साथ थोड़ी ना कहेंगे। और उनको भी तो दिख रहा है कि अब हम खुद ही नहीं, अब जैसे तेजस्वी की एक बात से मैं सहमत हूं, विजन वाली बात से मैं सहमत नहीं हूं। नीतीश कुमार के पास जितना बिहार को लेकर विजन था उतना कोई और नेता नहीं रहा, लेकिन हां अब उस तरह से उस विजन को लागू करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, वही नीतीश कुमार पुराने वाले होते तो कोई किसी की हिम्मत, सवाल ही नहीं उठता था कोई ये बोलने की, और निशांत की भी हिम्मत नहीं होती कि पटना हवाई अड्डे पर कार्यक्रम के दौरान संजय झा के साथ पार्टी में जगह जगह बयान देते घूमते, ये किसी की हिम्मत नहीं होती। तो निशांत आ रहे हैं राजनीति में? बिल्कुल आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। निशांत आ रहे हैं, इसमें तो बहुत अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन निशांत हिम्मत कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और नीतीश कुमार को यदि आप वो देना चाहते हैं कुछ बोनस पॉइंट तो दे दीजिए, बाकी है तो परिवारवादी। फिर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में क्या फर्क है? फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है? फिर और जगह पर स्टालिन में और एमके स्टालिन और करुणानिधि में क्या फर्क है?
बेटा ही है ना। जनता दल तो सर, इस पर बहस बात है। पहले खबर, आप सहमत हैं निशांत आ रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन निशांत अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं, अब ये पार्टी के ही कुछ लोग चाह रहे हैं, और शायद नीतीश जी की भी इसमें बहुत रोल नहीं है, पार्टी के और लोग नहीं, चाह मैं रहे हैं इससे कि ये सहमत आए। नहीं हूं। नीतीश जी चाह रहे हैं। बिना नीतीश जी के चाहे नहीं हो सकता। ये आप उनको बोनस पॉइंट देना चाहते तो दें, मैं आप पूछ रहा उनकी हूं इमेज लार्जर देन लाइफ बनाना चाहते तो asking. बनाएं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस आइडिया। Okay. बिना नीतीश कुमार जी की इजाजत के, मंजूरी के, इच्छा की वो नहीं आ रहे, और नीतीश जी को लग रहा है कि अब उनके हाथ से पार्टी फिसल जाएगी, तो निशान, वो उनकी घर की दुकान है ना, फिर वही बात आ जाएगी। तो वो निशांत जी क्यों नहीं लल्लन सिंह को सौंप देते, क्यों नहीं केसी त्यागी को सौंप देते, क्यों नहीं राजीव रंजन वहां पर है, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो ऐसी नाम जो मुझे याद आ रहे हैं, नीरज कुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये तो समाजवादी उससे आए हैं ना, विचारधारा से। तो समाजवादी विचारधारा में तो लड़ाई चलती रहती है। गोपाल और मंडल कह रहे हैं, किसी जेडीयू और के नाम पर सहमति नहीं सर, होगी। जेडीयू बनी कहां से है? उस पिछले 25 साल में जहां जहां से टूट कर वो आई है पार्टी, तो वो नेतृत्व तो अलग किसी भी परिवार को नहीं मिला था। नीतीश कुमार भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, शरद यादव भी थे, लालू यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे। जो ओरिजिनल पार्टी है वहां से यहां तक आए तो वहां पे कोई परिवार नहीं था, और सब पार्टियां खड़ी हो गई। तो कारण आप कुछ भी दे लीजिए, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जो निशांत कुमार जी और जेडीयू चाहे, लेकिन आप उसके बाद उन्हें वो क्लीन चिट देना चाहते हैं, वो मैं उससे सहमत नहीं हूं। बाकी नीतीश जी आए, निशांत जी आए, उनकी दुकान है, मैं तो ऐसे ही मानता हूं। और तेजस्वी स्वागत कर रहे हैं कि आना चाहिए, पार्टी समाजी अपनी आगे। तेजस्वी तो चाहते हैं ना कि इस तरह से हो जाए तो उनका भी एक दाग खत्म हो जाएगा। और वो शरद यादव जी का जिक्र कर रहे हैं, जिन शरद यादव जी ने लालू जी को हराया था, जिन शरद यादव जी का लालू यादव के साथ झगड़ा हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर जनता दल में, तो वो तो वक्त के साथ अलग अलग बातें मैं ये समझना चाह रहा हूँ, तेजस्वी क्यों चाह रहे हैं कि नीतीश की जगह आ जाए, बेटा ही आ जाए? ठीक है भाई, एक तो जेडीयू के पास फिर से एक झगड़ा शुरू होगा। आप समझ रहे हैं जितना आसान है ये, नीतीश कुमार जी आ जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी, समाजवादियों की पार्टी है जेडीयू। यदि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार भी आ जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि पार्टी में बिखराव होगा ही। ठीक है। और निशांत कुमार नहीं आएंगे तब भी ये पार्टी बिखरने के उस पर आ गई है। एक लाइन आपकी सिर्फ एक लाइन, मुझे लगता है कम से कम ये कहना ठीक है, आपने लालू जी के, अरे भाई लालू जी ने जेल जाना हुआ तो पत्नी को दे दिया, फिर बेटा जो थे एक बेटे को वहां लगा दिया, एक बेटे को यहां लगा दिया, एक बेटी को राज्यसभा भेज दिया। मुलायम सिंह यादव जो कोई गुंजाइश नहीं, नीतीश कुमार को आप उस खांचे में नहीं खड़ा कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, दूसरे बहुत से आलोचना के पक्ष नीतीश कुमार के हो सकते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि आज जहां खड़े हो सकता है वो लग रहा है, लेकिन क्या नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी नहीं दी? क्या नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं जताया? क्या नीतीश कुमार ने ललन सिंह पर भरोसा नहीं जताया? क्या नीतीश कुमार संजय झा पर भरोसा नहीं जताया? लेकिन एक समय के बाद अगर पार्टी में लग रहा है लोगों, आरसीपी सिंह कहां है आज? जेडीयू में कोई लीडर नहीं है, अपनी चीजें है ना, मैं क्यों हुआ? ये समझिए इसको। ललन सिंह को क्यों हटाया आपने अचानक? आपको कोई चीज मिले और आप उसको अच्छे से कर ले जाए तो ये तो क्षमता है ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के और पक्ष पे आप खूब उनकी आलोचना करिए, गाली दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार परिवारवाद करते हैं, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं की मंजूरी के बिना हो रहा है ये? नहीं, मंजूरी अब जिस अवस्था में, मैं तो बहुत पहले इसी शो पर कह चुका हूं, लगातार आप फिर से कहलवाना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार इस मना स्थिति में नहीं है कि वो कुछ तय कर सके। भाई कितनी बार हम लोग ये बात कर, मैं इसी बात से सहमत नहीं हूं। बाकी सब जो है वो ठीक है, बिना नीतीश कुमार जी की इच्छा के नहीं हो सकता। पहली बात, जेडीयू के लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आए, और अब उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, नीतीश कुमार की इतनी राजनीतिक लाचारी, ईश्वर किसी को राजनीतिक उम्र के इस 73 साल के नीतीश कुमार हो गए, इतनी लाचारी किसी के राजनीतिक जीवन में नहीं आया, और खासतौर से नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के तो नहीं आना चाहिए। देखिए, अब बेटा 50 साल का हो गया है, और बेटे ने 50 साल में क्या अर्जित किया है? तो कुछ नहीं। अब अगर आप निशांत कुमार क्या करते हैं आप पूछेंगे तो उनके उपलब्धि क्या है अभी तक के जीवन की? सिविल इंजीनियर है लेकिन बेरोजगार है। तो पिता को लग रहा है कि बेटा बेरोजगार है, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, तो चलो मेरे रहते रहते कम से कम सांसद बन जाए, विधायक बन जाए। तो मुझे लगता है कि जब बेटा किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाया तो अब नीतीश कुमार उसे राजनीति में लेकर आ रहा है, और निशांत कुमार को भी लग रहा है कि मुझे अब राजनीति में आना चाहिए। सर, आप ऐसे कौन से पिता को जानते हैं जो बेटे के सेट होने के लिए उसके 50 साल के होने का इंतजार? अरे मैं कह रहा हूं, तो अगर सांसद नहीं आया होगा ना, बेटा नहीं आना चाह रहा होगा, मानते हैं कि वो बेटा नहीं आना चाह रहा होगा ना सर। अगर नीतीश कुमार में पुत्र मोह जागा तो 50 साल में क्यों जागा? मैं ये पूछा हूं, निशांत कुमार की क्या योग्यता है जेडीयू का लीडर बनने की? बेटे में अब जागा होगा ना सर, अब बेटे में अब जागा होगा। बेटे की क्या योग्यता होती है सर? बेटे में अब जागा होगा ना, राहुल गांधी जी, बेटे में अब जागा होगा ना, वो ये भी तो हो सकता है, बेटे में अब जागा होगा, मुझे राजनीति में आना। आप जो कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक अंतर है, मेरी लाइन तो कंप्लीट हो जाए सर, दो लाइन कंप्लीट कर लें दो। ये वही नीतीश कुमार है, जब जॉर्ज फर्नांडिस कहते हैं कि जहाज जेटली को राज्यसभा भेजना है तो नीतीश कुमार कहता है परिवार नहीं चलेगा। ये वही नीतीश कुमार है, जब शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष तो कहते हैं कि बेटी को मेरे एमएलसी बनाना है, विधायक बनाना है, नीतीश कुमार कहता है पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, मैं अपने बेटे को नहीं लाया हूं, कोई बड़ा नेता अपने परिवार को नहीं लाएगा।
और वही नीतीश कुमार आज अपने बेटे को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। जिस जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव को नीतीश कुमार ने राजनीति में नहीं आने दिया, आज अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं। पता नीतीश कुमार ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, यही तो सवाल है। तो बेटा कह रहा होगा मुझे राजनीति में आना है, तो आप बेटे के सामने 50 साल में क्यों बोला? तो बेटे के सामने आप हथियार डाल रहे हो, पार्टी के नेताओं के सामने आप हथियार डाल रहे हो। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बोनस पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, ये इस पर आपत्ति है। देखिए, उनके पुत्र हैं तो परिवारवाद तो कहना ही पड़ेगा। सही बात है भाई, निशांत की भी वही योग्यता है जो राहुल गांधी की थी, निशांत की भी वही योग्यता है जो तेजस्वी की थी, निशांत की भी वही योग्यता है जो अखिलेश यादव की थी, निशांत की भी वही योग्यता है जो स्टालिन की थी, निशांत की भी वही योग्यता है जो अजीत पवार सुप्रिया सुले की थी, निशांत की भी वही योग्यता है जो केसीआर के पुत्री और बेटे की थी। सवाल क्या है, नीतीश कुमार ने इन सब की तरह अपने बेटे को विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं बनवाया। ये छोटी बात नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, 50 साल की उम्र में अगर उनका बेटा पहुंच गया है और अब भी ये स्थिति है कि छिप छिप के बयान देना पड़ रहा है, किसी गोपाल मंडल को बोलना पड़ रहा है, तो आप जरा सोचिए, नीतीश कुमार पार्टी में बेटे को इस तरह से पुश कर रहे हैं। हाँ, ये मान सकता हूं, उम्र के पड़ाव पर शिथिल हो गए हैं और वो शायद हो सकता है कि दबाव बन रहा हो। अच्छा, अब जरा प्रशांत किशोर की बात कर लें। यही बात, जुड़ी हुई बातें हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मेंटली फिट नहीं है नीतीश कुमार इस वक्त, मेंटली फिजिकली बोथ, और प्रमाण दे दें आकर कैमरे पर, अपने मंत्रियों के नाम मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा कि वो ठीक है और मैं छोड़ दूंगा जो काम मैं कर रहा हूं। और ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि 10 सीट भी नहीं देना इस बार चाचा को, नहीं तो फिर लपक के किसी के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। भाजपा ने बनाया है तो स्वाभाविक है, भाजपा ही तो पीछे से दल सरकार चलवा रही है। सामने से नीतीश कुमार को मुखौटा रखा है। मैंने तो पहले कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हो गए हैं, कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ हैं तो और कुछ नहीं, कैमरे पर आकर बिना कागज देखे अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम और उनका विभाग बता दें। मैं अभी से पूरा अभियान वापस लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में उनके लड़के की तरह हम भी खड़े हो जाएंगे। अब प्रशांत किशोर की भूमिका आपको अगर इस पर चर्चा करनी है तो जरा रेफरेंस पॉइंट रखना चाहिए चिराग पासवान को। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ ही उम्मीदवार उतारे, जेडीयू का ही वोट काटा और नतीजा था कि 43 सीट पर नीतीश कुमार को ले आए। क्या इस चुनाव में वो काम प्रशांत किशोर करने वाले हैं? समीर जी। देखिए, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति के पृष्ठभूमि बहुत अलग है। दोनों की राजनीति को भी तुलना नहीं की जा सकती। टारगेट क्लियर है नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार टारगेट है, लेकिन चिराग पासवान के तो किसके कहने पे चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़े करे थे? कौन था उसके पीछे जिन्होंने चिराग पासवान को पूरी ताकत दी थी? ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे थी, जिसके कारण नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था। यह बात नीतीश कुमार ने भी स्वीकार की थी। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। वो जितना नीतीश कुमार को टारगेट करते उससे ज्यादा वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को टारगेट करते, उतना ही वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते। प्रशांत किशोर परिवारवाद की राजनीति के देन नहीं है बिहार की राजनीति के अंदर। वो अपनी दम पर राजनीति में आए और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, आज वे पहचान अपनी दम पर हासिल किए। सभी राजनेताओं के वो सलाहकार रहे, राजनीतिक उनकी रणनीति तय की है। नीतीश कुमार अपने बेटे के रूप में उनको लेकर आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। आने वाले समय में प्रशांत किशोर पार्टी के मुखिया होंगे। पार्टी से नहीं जमी, वो पार्टी से चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से जिस स्थिति में पहुंच गए, एक बेहतरीन मौका है कि उनका जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में लाया जा सके। नीतीश कुमार को इतना इररिलेवेंट बना दो कि कोई चाह के भी इनका साथ ना ले पाए। देखिए, एक तो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार और लोगों को डरा रहे हैं तो ठीक है, प्रशांत किशोर को बड़ा डरा रहे हैं, क्योंकि ये तो उनके साथ उनके कैंपेन मैनेजर थे। उन्होंने राज्य मंत्री का, कैबिनेट का दर्जा दिया था इनको बाकायदा घर बंगला सब दिया हुआ था, पैसा भी खूब दिया था चुनाव के लिए। तो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की ताकत क्या है। वो कह रहे हैं कि अगर 10 सीट भी आई तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है ना कि नीतीश कुमार की वहां की राजनीति में क्या स्थिति है।
प्रशांत किशोर को यह लगता है कि अगर एक बार कहीं पाला, जो कहते हैं ना कि पूरी वाली सरकार की तरफ चला गया, ये ऑटो वाला नहीं हो गया, सिस्टम पूरी वाली सरकार की तरफ चला गया, तो फिर इनके जैसे नेताओं की प्रासंगिकता आगे समाप्त हो जाएगी। ये चाहते हैं कि कुछ कोने और बने रहें, उसकी ये कोशिश है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं देखता हूं। हमने आपको प्रशांत किशोर की बात सुनवाई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब मेंटली रिटायर हो चुके हैं नीतीश कुमार, कैमरे पर आए, मंत्रियों के नाम बता दें तो हम मान जाएंगे कि वो फिट हैं। अब बात जरा उससे आगे की, अब जरा कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी जेडीयू है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आरजेडी है। कांग्रेस और आरजेडी के अंदर अब ये और दोनों की ताकत जो है कम नहीं है। बिहार में आरजेडी पर अब दबाव बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अब आरजेडी के लोग भी खुलकर यह कहते हैं कि पिछले चुनाव में हमने जरूरत से बहुत सीटें ज्यादा दे दी थी कांग्रेस पार्टी को और उसका स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। अगर उसमें से कुछ सीटें आरजेडी ही और लड़ ली होती तो हम सरकार बना लेते। पिछली बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शायद 19 सीटें वो जीती थी। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ हाई कमान की एक मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो एक ही सही, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली है। आरजेडी से 3 कांग्रेस को मिली है, 2 आरजेडी को मिली है। तो कांग्रेस अब इसी को आधार बनाकर यह दबाव बनाएगी। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ रही है, हमारी सहयोगी, वो बिहार पर आपको एक खबर देंगे। फिर विजय, आपकी केरल पर भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिहार में क्या कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है आगे? देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी मानती है कि पिछली बार जो नेगोशिएट किया कांग्रेस पार्टी ने सीट्स को लेकर, वो नेगोशिएशन ठीक नहीं रहा और जहां जहां पर राजद कमज़ोर थी या जहां पर जातीय समीकरण इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं थे, वो सारी सीटें राजद ने कांग्रेस को थमा दी। जैसे खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, गोपालगंज, गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ विधानसभाएं थी जहां पर जातीय समीकरण राजद या इंडिया अलायंस के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। ये तमाम सीटें जो हैं राजद ने कांग्रेस पार्टी को दे दी, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो विधानसभा में खराब हो गया। कांग्रेस को सीटें देखने में तो जरूर ज्यादा मिली 70, लेकिन जीतने में सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाई। इस बार जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पर फोकस करेगी। सीटें भले कम मिले, लेकिन जो जिताऊ सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष ने तमाम सीनियर लीडर्स को एक लिस्ट उन्हें देने के लिए कहा है। पूरी एक एक्सरसाइज हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है नेताओं को कि वो बताएं कौन कौन सी सीटें कांग्रेस पार्टी को राजद से मांगनी चाहिए और उसके पीछे उनके क्या आधार हैं, क्या तथ्य हैं, क्या जातीय समीकरण है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी का फोकस विनेबिलिटी होगा, ना कि ज्यादा सीटें लेकर के अपना स्ट्राइक रेट खराब करना। अब अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें तो गोपालगंज जैसी सीट, जिसकी काफ़ी सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को गई थी पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने वो सीटें हारी। इस बार राजद को वो सीट गई। इसी तरह से नालंदा की कई जिले की कई सीटें थी विधानसभा में जो कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस हारी। लेकिन इस बार लोकसभा में वो सीट राजद को गई और कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा में उन्होंने बेहतर नेगोशिएशन किया। तो 2025 के विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत कांग्रेस इसी पर झोंकेगी कि विनेबिलिटी वाली सीटों पर कांग्रेस फोकस करे और राजद से वही सीटें ले। विजय, फिलहाल शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी। अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और इनका एक स्टेटमेंट, और ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है, कि इस बार हमको 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए बिहार के अंदर। एक दूसरी चर्चा ये भी चल रही है कि वहां अध्यक्ष को बदला भी जा सकता है और कन्हैया कुमार का नाम उसके लिए चल रहा है। पहले तो कांग्रेस पार्टी के इस दावे में आप कितना दम देखते हैं कि हमारी जो हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा, इसके पीछे अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स था? नहीं, इस पर चर्चा कांग्रेस पार्टी में काफ़ी हुई है कि ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था कि जो बहुत कमज़ोर सीट्स थी वो नंबर के हिसाब से उनको दे दी गई। ऐसा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनावों में भी हुआ था, इसलिए कांग्रेस ने उस समय लड़ा ही नहीं वो सीट, क्योंकि नंबर आपको दिखने में ज़्यादा हो जाए और आपकी स्ट्राइक रेट कम हो। लेकिन कोई भी पार्टी, यदि मान लीजिए आरजेडी है, वो कोई मजबूत सीट उनकी होगी तो वो तो नहीं देगी कांग्रेस को। और जब आप कोई भी सीट पर लड़ने जाते हैं तो आपको उसके लिए ये कहना कि कमजोर सीट थी, तो फिर अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा नहीं हरा पाते ना, मनीष सिसोदिया को भी नहीं हरा पाते। हर सीट कमजोर, हर सीट मजबूत होती है। आप लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ये तैयारी देखनी है कि वो लड़ाई कैसे लड़ना चाहती है। सीट्स के नेगोशिएशन में भी हो सकता है, और मुझे लगता है इस बार उनका नंबर पर फोकस नहीं, क्योंकि आरजेडी शायद 70 सीटें नहीं भी दे उनको, लेकिन वो चाहते हैं कुछ मजबूत सीटें जो कांग्रेस के हिसाब से मजबूत सीटें हो सकती है वो उसको मिले और कांग्रेस आरजेडी मिलकर मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। है क्या वहां ऑपोजिशन के खेमे में?
वीक लिंक नहीं है, लेकिन वीक है। ओके, मतलब लिंक नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी आरजेडी को नुकसान हो सकता है। अकेले आरजेडी उस तरह से चुनाव को नहीं लड़ सकती। कांग्रेस की मदद उसका बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। जरूरी है। जैसे चिराग पासवान है वैसे कांग्रेस है। चिराग पासवान को आपने गठबंधन में सीटें नहीं दी, वो अलग से चुनाव लड़े, तो नीतीश कुमार को उन्होंने 35 सीटों पर निपटा ही दिया विधानसभा के अंदर। भले ही वो खुद नहीं जीत पाए, एक सीट जीते चिराग पासवान 2020 के चुनाव में, उनको एक सीट मिली थी, लेकिन एनडीए को हराने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। चिराग से बेहतर स्थिति में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटों को बेहतर जहां जीतने की संभावना वहां लड़े, लेकिन इस बार वाम दल भी उनके साथ है। अगर आप देखेंगे तो वाम दल का भी एक दावा है जो पिछली बार तो हमेशा ही साथ रहते हैं। नहीं, लेकिन अब सीटों के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वाम दल का भी वही फोकस ज्यादा है जहां कांग्रेस का फोकस ज्यादा है। इंटरेस्टिंग खबर है बिहार से। बिहार में इस वक्त ये खबर है, जीतन राम मांझी अब मंत्री हो गए, उन्होंने एक दलित समागम बुलाया है पटना के गांधी मैदान में, और वहां नीतीश कुमार को भी उसमें इनवाइट किया गया था, और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी वहां पर थे बीजेपी के। लेकिन खबर यह है कि नीतीश कुमार गए इतने बड़े कार्यक्रम में और 1 लाख लोगों के जुटने का दावा उस सभा में किया जा रहा था, लेकिन मंच पर जाकर माइक संभाला और केवल 15 सेकंड का भाषण दिया और स्पीच देकर वापस लौटा है। जीतन राम मांझी ने खास तौर पर नीतीश कुमार को बुलाया था, और इसमें एक एनेक्डोट इसमें यह है कि जीतन राम मांझी के बेटे जो बिहार में मंत्री हैं, उनके 2 मंत्रालय इस वक्त अभी ले लिए गए थे जब अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इसके बावजूद वो गए नीतीश कुमार वहां पर, लेकिन 15 सेकंड की स्पीच, एक बार जरा अगर है हमारे पास वो हिस्सा तो सुना देते हैं। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई, और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दलित समागम है, हजारों की भीड़, अगर 1 लाख नहीं तो भी लोग वहां मौजूद हैं, आप मंच पर 15 सेकंड बोलकर वापस आ जाएंगे। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, हमने सुन लिया, अब ये भी ना कहते नीतीश कुमार तो कोई बात नहीं थी, ना जाते तो भी कोई बात नहीं थी, 15 सेकंड का भाषण। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये जीतन राम मांझी की पार्टी का कार्यक्रम था, तो आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरह की सभाओं में नहीं जाते हैं। हालांकि वो गए, चुनावी साल है तो जाहिर है एक ये वजह हो सकती है, लेकिन जितने कम समय उन्होंने बोला है ये बात जाहिर है चौंकाती है। चूँकि बिहार विधानसभा में अभी वो जब पहुँचे थे तो यहाँ पर सोमवार के लिए सदन जो स्थगित हो गया है। अब आगे कोई बहुत व्यस्तता होगी अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी जब वहाँ गए तो सिर्फ 15 सेकेंड ही वहाँ पर बोलना, ये जाहिर अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और ये भी संभव है कि नीतीश कुमार जब आजकल भाषण दे रहे हैं तो कई बार थोड़ी उनकी जुबान फिसल जा रही है, तो शायद एक रणनीति के तहत ये फैसला उनके सलाहकारों ने लिया हो। लेकिन जाहिर है जिस तरह वहाँ पर गए, हालांकि बहुत गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी और उनके बेटे से, और कई बार ये भी लग रहा था आज सुबह में कि नीतीश कुमार क्या जाएंगे, ये चूंकि जीतन राम मांझी के पार्टी का कार्यक्रम है, तो ऐसे में ये पता चला कि 1 बजे के आसपास वो जाएंगे। पहुँचे जरूर, लेकिन बहुत ही कम समय दिया, और जाहिर है जितना कम उन्होंने कहा है, आमतौर पर जो नीतीश कुमार पहले हुआ करते थे उससे तो बिल्कुल ही ये अलग नीतीश कुमार। ये जानकारी है क्या नीतीश आपको कि मंच पर, स्टेज पर रुके कितनी देर वो? भाई इतना ही बोले और बोल के आ ही गए या रुके वहां पर? मिलके चले गए होंगे। जहाँ कुछ देर पहले वो आए थे, जहाँ पर एक औपचारिकताएं होती हैं, जो स्वागत किया जाता है, बुके देते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन जैसे ही उनके संबोधन का समय आया उसके बाद वो वहाँ से चले गए। हालांकि अभी ये पता करना होगा कि आखिर क्या कोई आगे व्यस्तता थी या पहले ही उन्होंने कहा था कि उनके पास समय नहीं है, मांझी जी की तरफ से क्या कोई बहुत दबाव था, ये सब अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिर है जब आप सार्वजनिक मंच पर हैं और वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है और चुनावी साल है, जीतन राम मांझी जो हैं आपके सहयोगी पहले रह चुके हैं, जेडीयू के कोटे में ही हम आती है, तो ऐसे में जब आप वहाँ गए तो ऐसे में तो जरूर की होगी हम पार्टी के लोगों ने भी कि नीतीश कुमार अपना जो संबोधन है थोड़ा और लंबा करेंगे। नीतीश बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। भाई चुनावी साल हो ना हो, नेता तो मौका ढूंढते हैं पब्लिक स्पीच का, और चुनावी वर्ष में ऐसा मौका, हजारों की भीड़ सामने हो और दलित समाज का मामला हो, मुख्यमंत्री जाएं और बस धन्यवाद धन्यवाद करके आ जाएं। अब इसमें कुछ नॉर्मल इसमें आपको लग रहा है या कुछ था और मामला? नहीं, देखिए मैंने एक शब्द का उपयोग किया
नीतीश जी शिथिल पड़ गए हैं उम्र के आयु के इस पड़ाव पर। बधाई बधाई धन्यवाद, बस इतना ही है उनका भाषण। अब इससे अच्छा तो वो ना आते या उनका कोई संदेश वाहक आता और कहता कि नीतीश जी इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उन्होंने ये संदेश भेजा है। राजनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा नहीं है और ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का ये व्यवहार राजनीतिक तौर पर एनडीए के लिए भी भारी न पड़ने लगे, क्योंकि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जाहिर है जब चुनाव और जिसको हम कहते हैं चुनाव चढ़ जाएगा तो चढ़ते चुनाव में तो एक ऐसी गड़बड़ होगी और चढ़ के कहां नीचे लुढ़क जाएंगे वो भी बहुत समझ पाना मुश्किल है। इसकी चर्चा हो रही है, ये तो स्वाभाविक ही है ना कि होगी ही भाई। अब इससे ज्यादा क्या होगा? किसी व्यक्ति को जो 2005 से 2025 2 दशक से मुख्यमंत्री है, जिस व्यक्ति को एक समय में कहा जा रहा था कि यह प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, जो बिहार की जनता के साथ सबसे जुड़ा हुआ नेता माना जाता है, उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचे। बधाई बधाई धन्यवाद में खत्म हो गए। और यह मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए तो बड़ी चिंता की बात है ही, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो कल आना है तो आ जाएं, विधानसभा सीट तय हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट संभालनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता मैं जरा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में अगर आऊं, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग भी साथ भी होता होगा, आप सब सेलिब्रिटी लोग हैं, किसी ने शादी में बुलाया, अब टाइम नहीं है लेकिन जाना ही है यार, 4 शादियों में जाना है, गए केवल और आपने लिफाफा दिया, मंच पर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचाई और आ गए। होता है, लोग करते हैं ऐसा, लेकिन नेता करते हैं क्या ऐसा? नहीं, और रैली में नीतीश कुमार जैसा नेता तो बिल्कुल नहीं करता। वो जबरदस्ती से जुड़ा नेता रहे हैं और जीतनराम मांझी तो उनके पार्टी के रहे। हालांकि ठीक है, उन्होंने नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, बाद में वो धोखा दे गए। आज तो कैबिनेट में मंत्री है उनका बेटा संतोष कुमार सुमन, नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। आप जा रहे हो तो आप कम से कम 5 मिनट का तो भाषण देंगे। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी समस्या है ये, और हमें बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सौरभ जी, मंडे से तो बजट सत्र शुरू हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार को तो विधानसभा में बोलना पड़ेगा। अब देखते हैं वो कितने देर विधानसभा में बोलते हैं। विधानसभा में भी नमस्ते नमस्ते कर देते हैं और बैठ जाते हैं कि कोई और बोलेगा और बोलेंगे तो कोई खबर कभी सुनी आपने? नहीं, नाराजगी तो उनकी रही होगी अब, लेकिन अब ठीक है, वो मामला शांत हो गया बिल्कुल। अब मांझी साहब भी अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब मांझी साहब भी एनडीए के घटक दल है, तो नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव में है और जेडीयू जितनी कमजोर हो गई तो नीतीश कुमार को उनसे बहुत शिकायत नहीं होगी। लेकिन स्वास्थ्य की जो समस्या है उसकी असली परीक्षा तो अब जो 17 सोमवार से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, बिहार सरकार का बजट सेशन, उसमें पता पड़ जाएगा। नीतीश कुमार को बोलना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, क्या वहां पर वो भाषण देते हैं, और भाषण देते तो क्या किसी उनके भाषण से कोई विवाद खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी कि वहां वो 10 से 15 मिनट का भाषण आराम से दे पाते कि नहीं। असली नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कैसा है ये बिहार विधानसभा के पटल पर प्रूव हो जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है। अच्छा चलिए, अच्छा हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की, थोड़ा और समय मिला तो कल हमने प्रोग्राम में एक चर्चा की थी शाम में कि एक सी वोटर का सर्वे आया है। उस सी वोटर के सर्वे में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, कितना सही है मैं नहीं कह सकता। तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी सीएम फेस के लिए 41% पर और नीतीश कुमार की मात्र 18% पर। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं 15% पर। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार में केवल 3% का अंतर, और दुगने से ज्यादा का अंतर तेजस्वी और नीतीश कुमार के अंदर है। ये तो है ही बात 20 साल की सीएम की बात। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को लेकर के 61% लोग कहते हैं हाँ उनकी विश्वसनीयता घट गई है, और 50% लोग कहते हैं हम इस सरकार से नाराज हैं और हम बदलाव चाहते हैं। विजय जी, एक सर्वे की बात है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको नहीं, सीएसडीएस का सर्वे है, सी वोटर का ये सर्वे सी वोटर का है। तो इससे पहले सीएसडीएस का एक सर्वे आया था दिल्ली सरकार को लेकर, मतलब मैं सर्वे पर नहीं, एक सर्वे के रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ। उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल साहब सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जा रहे 33% पर, और बीजेपी का कोई भी लीडर 13% पर था। बाकी नतीजा तो आपने देख ही लिया कि क्या हुआ है दिल्ली में। खैर वो नहीं है मसला। क्या है कि सी वोटर का भी सर्वे, उस पर कोई चैलेंज में नहीं कर रहा। अभी हम जब चर्चा बार बार करते हैं कि नीतीश कुमार होंगे कि कौन होगा, तो क्यों हम ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। चुनाव के नतीजे तो ये भी बता सकते हैं ना कि हो सकता है एनडीए की सरकार ना बने। तो तेजस्वी मतलब हम अभी तक आज तक अभी सब मीडिया में यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। अरे मुख्यमंत्री बनने का मौका आएगा कि नहीं आएगा ये तो चर्चा है ना कि अगर जीते ठीक है। तो वो सीएसडीएस का ये सी वोटर का सर्वे पर भी चर्चा हो सकती है कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार सरकार की लोकप्रियता घटी है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि नीतीश जी आए, यदि वो नहीं आते तो फिर तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते
अगर प्रोग्राम में नहीं प्रोग्राम में नहीं जाते कि जीतन राम मांझी के प्रोग्राम में नहीं गए। जीतन राम मांझी से उनकी नाराजगी तो कोई छुपी हुई नहीं है। उन्होंने विधानसभा में भी बोला कि कैसे गलती कर दी थी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर, और मंत्री जो उनके बेटे को बनाया है वो एनडीए की वजह से बनाया है। सर भाई बस एक छोटे से इंपॉर्टेंट बात रह गई, इसकी चर्चा हमने पहले करनी चाहिए थी। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्टेटमेंट है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, लेकिन यही है। नहीं, दिलीप जी लग रहा है कि कहानी कुर्सी की बहुत देखते हैं। हम लोग पिछले लंबे समय से यही तो कह रहे थे। चलिए, किसी भाजपा नेता ने ये कहा, मुझे लगता है कि ये जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम, मैं ये कहते हुए ना कई बार आपके मन में कुछ प्रतिध्वनि आती तो उस वक्त मुझे रवि किशन याद आ रहे हैं जो कहते हैं बिहार बवाल है। तो ये बवाल टाइप हो गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अच्छा चले ठीक है। बिहार की खूब बात कर ली, ये बात तो साफ हो गई है ना कि जो स्टीयरिंग पर बीजेपी ही रहना चाहती है, जो शिंदे जी बनना है, अब कब बनना है नीतीश कुमार जी को, अब इस पर शक नहीं रह गया। दिल्ली की असेंबली में आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश होने जा रही है। पहली रिपोर्ट में शराब घोटाले का जिक्र था और अब दूसरी रिपोर्ट के अंदर दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात रहे इन 10 सालों के बीच जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उसका जिक्र किया जाएगा। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, आज अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं देश के, उन्होंने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और दिल्ली के जो होम मिनिस्टर हैं आशीष सूद, वो दोनों भी गए थे। तो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस खबर पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा पिछले 10 साल। जो मॉडल मोहल्ला क्लिनिक से शुरू हुआ था, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि हमारे अस्पतालों में हर किसी के लिए मुफ्त इलाज है, हम बड़े से बड़ी सर्जरी, बड़े से बड़ा इलाज, चाहे कितना भी खर्चा लगे, हम अपने लोगों का कराते हैं। इसलिए हमने आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं लागू की दिल्ली में, जिसमें 5 लाख का बीमा देती है केंद्र की सरकार। तो वो इसको भी शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य को भी एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते थे। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है वो कुछ अलग ही कहानी बता रही है। वो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करें उससे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने क्या कहा है इस पर आप सुन लीजिए। आज अरविंद केजरीवाल जी के घोटालों की एक और कैग रिपोर्ट दिल्ली के विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल सेहत सर्विसेज के नाम के ऊपर दिल्ली को लूटने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने के नाम के ऊपर किस तरह से तय बजट से 350 करोड़ रुपया फालतू जो उन्होंने करप्शन के लिए अपनी जेबों में डालने का काम किया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिनको कहते थे अमेरिका कनाडा देखने आता, उसमें बिजली ही नहीं थी, बिना बिजली के मोहल्ला क्लिनिक चले और उनको किराया भी देता रहे और लूटते रहे दोनों हाथों से दिल्ली को जो लूटने का काम किया था। आज दूसरी कैग रिपोर्ट भी बताएगी अरविंद केजरीवाल जी आपके सारे चिट्ठे खोलेगी और बताएगी कि तुम कट्टर बेईमान हो, कट्टर बेईमान हो। अब स्वास्थ्य को लेकर इस सीएजी रिपोर्ट में क्या है, इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं काफी कुछ छपा भी है इसके बारे में, क्योंकि आज पेश होनी थी तो बहुत जानकारी आ गई इस पर। लेकिन अभी जब ऑफिशियली ये पेश होगी विधानसभा में तो वो कार्रवाई भी आपको हम दिखाएंगे। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भास्कर, क्या कह रही है सीएजी की दूसरी रिपोर्ट? अच्छा, भास्कर अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, भी हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें 2 हिस्सों में आप इसको समझिएगा। एक ओवरऑल हेल्थ को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो, और दूसरा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के स्पेसिफिक। जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं आपको पहले बताऊं, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रीटमेंट पाने वाले 70% मरीजों को डॉक्टर ने 1 मिनट से कम दिया। 1 मिनट में एक पेशेंट देखा, 70% ऐसे मरीज थे। तो क्या उपचार उनको मिला होगा? इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 18% क्लिनिक 15 से लेकर 23 महीने तक बंद रहे हैं। इसकी वजह डॉक्टरों की अनुपलब्धता को बताया गया है। साथ साथ यह बताया गया कि 4 जिले उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, जहां पर ये जब ऑडिट हुआ वहां पर जब लोग गए, 218 में से 41 क्लिनिक बंद रहे। और इसके अलावा कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर बहुत बेसिक चीजें, बीपी नापने की मशीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, इस किस्म की चीजें भी नहीं थी। इवन एक्सरे के लिए जो डॉक्टर लोग बोर्ड लगा के रखते हैं जिस पर वो एक्सरे की फिल्म जो है चढ़ाते हैं और फिर देखते हैं, वो बोर्ड तक भी नहीं था। ये भी जो है इसके अंदर बताया गया है। और जिन 74 क्लिनिक्स की समीक्षा की गई, वो उनमें जो ड्रग लिस्ट जो बताती है कि ये दवाएं होनी चाहिए, 165 दवाएं, उसका पूरा स्टॉक
उनके अंदर मौजूद नहीं था। तो ये तो बात हुई मोहल्ला क्लिनिक की। इसके अलावा बाकी जो स्वास्थ्य के पैमाने हैं उन पर कितनी खरी उतरी दिल्ली की सरकार, ये भी आपको हम बता दें। कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 787 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से केवल 582 करोड़ रुपए खर्च हुए। मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई कोविड के काल में भी दिल्ली की सरकार, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के भर्ती वेतन के लिए 52 करोड़ रुपए दिए, इसमें से 30.5 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाए। दवाओं, पीपीई किट और मेडिकल बाकी सप्लाईज के लिए 120 करोड़ लगभग दिए, जिसमें से 83 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। आप ये कहें कि हमारे पास पैसा नहीं था, हम कहां से डबल कंट्रास्ट अलग बात है। आपको पैसा मिला और आप खर्च ना करें, ये तो मतलब एक तरीके का क्रिमिनल सा ऑफेंस है, वो भी जहां इतना अभाव हो मेडिकल सुविधाओं का। इसके अलावा जो और ये रिपोर्ट कह रही है वो ये कि 2016-17 से 20-21 के बीच, मतलब 5 साल में, पिछला लगभग पूरा कार्यकाल मान लीजिए अरविंद केजरीवाल का, 32,000 नए बेड अस्पतालों में जोड़े जाने थे, जोड़े गए 1,357 बेड। 32,000 का दावा था और 1,500 भी नहीं जुड़े, लक्ष्य का केवल 4%। इसके अलावा बेडों की ऑक्यूपेंसी 101% से लेकर 189% तक रही, मतलब एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखने की नौबत दिल्ली के अस्पतालों में रही। मरीजों को फर्श पर भी इलाज करवाना पड़ा। यह भी बताया गया है कि केवल 3 अस्पताल अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में बनवाए, लेकिन ये तीनों अस्पताल पूर्व की सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे और इनमें भी एक में 5 साल की देरी और 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत, दूसरे में 6 साल की देरी, 41 करोड़ से ज्यादा की लागत, और तीसरे अस्पताल में 3 साल की देरी और 26 करोड़ से ज्यादा की लागत, एक्स्ट्रा पैसे उसके अंदर देने पड़े हैं। तो ये दिल्ली के हेल्थ सर्विसेज को लेकर के सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट बता रही है। समीर जी, ये बता रहा है सर कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते और उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री रहते, केक की रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं रखा। यह समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं रखा, किस तरीके से 10 साल उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। 10 साल तक किस तरीके से उन्होंने राज किया पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, और हर बार एक तरह की एलजी काम करने दे रहे, हर बार एक तरह की नरेंद्र मोदी हमें काम नहीं करने दे रहे, और वास्तविकता कुछ और थी। कोविड में केंद्र सरकार ने आपको इतना पैसा दिया, पैसा आपके पास है, आप दवाई पे खर्च नहीं कर पा रहे, अस्पताल बनाने के लिए पैसा आ रहा है, समय के अंदर अस्पताल नहीं बना पा रहे, 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को आपने पूरे दुनिया के अंदर एक आइडियल बनाकर पेश किया, एक आदर्श कि भाई मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, और मोहल्ला क्लिनिक में क्या निकला कि बेसिक सुविधाएं जो होती है वो तक आप दे नहीं पाए। 1 मिनट के अंदर एक पेशेंट को अगर डॉक्टर देख रहा है तो क्या देख रहा होगा। तो ये बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का क्या हाल करके रखा था, दिल्ली का कबाड़ा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 10 साल किया। केंद्र सरकार का पैसा आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अरे आपको पैसा मिला आप खर्च कीजिए। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। केक की रिपोर्ट आने के पहले जनता की नजरों में उतर गए थे, और अब जब केक की रिपोर्ट सामने आ रही है, सदन में एक के बाद एक आ रही है, वो जिस अपने मॉडल का पूरे दुनिया में डंका पीटने की कोशिश करते थे कि हमारा हेल्थ एजुकेशन ऐसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मुझे लग रहा है आज सबके वास्तविकता केक के माध्यम से जनता के सामने आ रही है, और जनता अब जवाब उनसे इस बात का मांगेगी, और सिर्फ अब मांगेगी कि आप तो विपक्ष में बैठ गए हो, 22 सीटें आ गई है। मुझे लग रहा है अगर सबको ईमानदारी से जांच होगी तो अरविंद केजरीवाल 3 सीटें जीतने की दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, स्पीकर बोल रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं। माननीय सदस्यगण, आज हालांकि मनजिंदर सिंह सिरसा जी का सुबह फोन आ गया था और उनको किसी व्यक्तिगत विवाह उत्सव में कहीं शामिल होना है, इसलिए वो आज सदन में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं खुशी की बात कि आज उनका जन्मदिन है। तो आज माननीय मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आप सभी की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई। विशेष उल्लेख नियम 280 के तहत अब सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। करतार सिंह तंवर।
जी चलिए, जब ये रिपोर्ट पेश होती है विधानसभा में तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। कुछ थोड़ा सा डेटा और दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज पर। मोहल्ला क्लिनिकों लेकर ही 21 मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं थे, 15 मोहल्ला क्लिनिकों में बिजली का बैकअप नहीं था, 6 क्लिनिकों में डॉक्टरों के लिए टेबल तक नहीं थी, 12 क्लिनिकों में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, 27 बड़े अस्पतालों में से 14 में आईसीयू की सेवा उपलब्ध नहीं थी। अस्पताल में आईसीयू ही नहीं है, 16 अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, 12 अस्पतालों के पास एम्बुलेंस नहीं है। ये दिल्ली की जो सर्विसेज में बता रही हैं। और एक छोटा सा आंकड़ा और, दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था, जिसमें से 540 के करीब, मेरी अगर जानकारी सही है तो 550 के करीब बने, 556 मतलब 53-54% लक्ष्य उन्होंने पूरा किया इसमें। लेकिन इनमें 550 में से ऑलमोस्ट दूसरे कार्यकाल के अंदर 38 बने हैं। यह आपको बताता है कि पिछले कार्यकाल, पिछले 5 साल में मोहल्ला क्लिनिक पर काम ही नहीं हुआ, केवल 38 बने। 550 में से 38 मात्र दूसरे कार्यकाल के अंदर बनाए गए हैं। हर्षवर्धन, देखिए, जिस तथाकथित शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा करते हुए टीवी पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते थे कि बताओ देश के किस राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो कितना पैसा खर्च हो रहा है ये सीजी की रिपोर्ट बता रही है। इतना पैसा खर्च हो रहा है, अगर टॉयलेट नहीं है, टेबल नहीं है, नल नहीं है, दवा नहीं है, 1 मिनट से कम में मरीज देख लेते हैं, एक बिस्तर पर 2 को रखना पड़ता है, जिसका सीधा सा मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब इन्फ्लेटेड बिल के जरिए करप्शन घोटाले की कहानी है, जिसको सामने आना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त चर्चा होती थी कोविड के समय में, ये बंद करना पड़ा। बंद इसीलिए करना पड़ा क्योंकि ये तो खुद ही वायरस का केंद्र बन गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस वक्त रिपोर्ट्स आ रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई जहां मोहल्ला क्लिनिक बन गई, वो कूड़ा घर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गाय, भैंस, सुअर, दूसरे जानवर सब वहां होते हैं, और लोग जा क्या करते हैं, भाई अगर बंद रहेगी क्लिनिक तो वहीं जाके कूड़ा डाला। यानी जो स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए था वो बीमारी का घर बन गया। और ये स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली को कितना बीमार कर गया उसका एक अनुमान भर है, उसका एक संकेत भर है, जिसको कहें कि प्रतीक के तौर पर कभी बताना हो तो एक सरकार आई थी जिसने कहा था कि गली गली में हम स्वास्थ्य का इंतजाम करेंगे, गली गली में वो बीमारी देकर चली आई। भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। भास्कर, आम आदमी पार्टी के दावों और असलियत में सीएजी रिपोर्ट में कितना अंतर देखने को मिला? और देखिए, शुरू से ही इस बात का अनुमान था कि अगर सीएजी की रिपोर्ट आती है हेल्थ सर्विसेज के बारे में, तो आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो कुछ भी हुआ था उस पर सवाल उठेंगे। सवाल सबसे पहले, जो सबसे बड़ा क्लेम था कि मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा आम लोगों को बहुत आसानी से दवाई मिल जाती है, इलाज मिल जाता है, 32 तरह के टेस्ट होते हैं, तो उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन दरअसल सोचना यह है कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक को डिजाइन इस हिसाब से किया था कि समाज का सबसे नीचा तबका जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे, उनको घर के आसपास कहीं छोटी मोटी बीमारियों का आसानी से इलाज मिल जाएगा, और इसका फायदा भी होते हुए दिखा है। हाँ, इतना जरूर है कि जितना वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, ये एक सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थे जहां आसपास गंदगी बहुत ज्यादा थी, सुविधाओं की कमी थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा लग रहा था, ये जमीन पे हम लोगों ने भी देखी है। उसी को आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में जाके ये कहा कि ये सबसे बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है, और पूरी देश और दुनिया में इसको लोग सराह रहे हैं। जहां तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है, आबादी जिस हिसाब से दिल्ली में बढ़ी है उस हिसाब से दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की संख्या नहीं बढ़ी है। हॉस्पिटल्स में जो सुविधा है उसको लेकर शुरू से ही कमी थी, ये बात हर कोई जान रहा था। और इसके साथ साथ इस सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बहुत लंबित हुआ है, कई नई हॉस्पिटल जो बने हैं, जो शीला दीक्षित के सरकार के समय से बनना शुरू हुआ था और आम आदमी पार्टी की सरकार में बनके तैयार हुआ है, तो उसमें भी खामियां पाई गई। एक तो देर होने की वजह से बजट बढ़ा। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि बुराड़ी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना, वो 200 बेड का हॉस्पिटल था, उसको बढ़ा के 600 बेड का हॉस्पिटल कर दिया गया जी। उसमें समय बहुत ज्यादा लग गया, और जो सुविधा वहां पे अब है वो परेशानी का सबब बन सकता है। आज नहीं कल मेरी बात हुई है, जो बड़े इंजीनियर्स जो बना रहे थे उस हॉस्पिटल को, उन्होंने भी ये माना कि जहां सिर्फ 200 बेड का हॉस्पिटल बनना था, वहां अगर 600 बेड का हॉस्पिटल बना रहे, तो इसका मतलब यह है कि गलियारा हो, खिड़की हो, बालकनी हो, सब जगह आपने बेड डाल दिया, तो हॉस्पिटल जैसी सुविधा जो है वो वहां पे नहीं मिल रही है।
ये भी परेशानी थी। ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के जो बड़े हॉस्पिटल पहले से काम कर रहे थे वहां पे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, तो ये परेशानियां आना था कि डॉक्टर और साथ में जो पैरामेडिक स्टाफ हैं उसकी कमी महसूस की जा रही थी। भास्कर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे देखते हैं आप मोहल्ला क्लिनिक का जो विचार आम आदमी पार्टी की सरकार लाई, उसको कुछ हद तक एग्जीक्यूट भी किया, ठीक है, उसके इंप्लीमेंटेशन में काफी कमियां सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। एक अच्छे काम की शुरुआत जो नहीं पहुंच पाया अपने अंजाम तक या दावे से काफी पीछे रह गया, लेकिन फिर भी ठीक कदम था। कदम ठीक था, लेकिन एक बात मैं जोड़ूं, सीएजी की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल पे कितना खर्च हुआ जो आपने भी जिक्र किया, वो लीक हो ही गई है रिपोर्ट। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक काम पूरे मुस्तैदी के साथ किया, वो था अपनी पब्लिसिटी का। पिछले 3 साल में 1073 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे खर्च किए, और वो पूरी मशक्कत, पूरी मेहनत, पूरे टारगेट के साथ किया। उससे आपको ये इमेज बनती रही कि भले ही काम हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, उसको लेकर एक इमेज बनती रही। लेकिन ज़मीन पर वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से काम हुआ। इसमें 2 कंट्रास्ट हैं सर। एक कंट्रास्ट ये है कि जिन अस्पतालों को बनाने की बात की गई उसमें इतने बड़े लेवल पर करप्शन हुआ कि वो ओवर स्पेंडिंग है, 300%, 200% खर्च किया गया, फिर भी वो काम पूरा नहीं हुआ, डिले हुआ। वो भी आपने शुरू नहीं किया था। वो भी आपने शुरू नहीं किया था, लेकिन जिस पर काम हो रहा था। दूसरी तरफ जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है उस पर आपने फोकस ही नहीं किया, और ये बड़ा अपराध होता है कि जो पैसा आपके पास हो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसको निकम्मेपन से ज्यादा नहीं कहा जा सकता कुछ। आप खर्च ही नहीं कर रहे। खर्च ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये शिकायत नियत खराब है या काम नहीं करना चाहते। सवाल यह है कि देश में हमारे शायद ही कोई ऐसी योजना होती होगी जो जिस उद्देश्य से या जो लक्ष्य लेकर के चली थी उसको एग्जीक्यूट कर ले। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हमको 100% सैचुरेशन करना है, 100% ना हो, हाँ, लेकिन 500 की बजाय 58 हो तो ये लेकिन केंद्र सरकार की नियत तो दिखती है ना सर। प्रधानमंत्री मोदी को योजना लेकर आते हैं तो उसमें नियत दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि भाई हो सकता है कि योजना सब लोग नियत दिखना चाहिए। नियत तो सरकार की भी अच्छी थी, ये नियत दिख रही है कि आप 550 मोहल्ला क्लिनिक बनाते हो, उसके अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं है। नई दिल्ली सीट में जहां से अरविंद केजरीवाल विधायक थे वहां के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सुविधाएं नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बना, उसके अंदर बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो ये बता रहा है कि आपकी नियत कैसी है, आपने किस पर्पज से शुरू इसको किया था, कैसा इसका आपने आर्थिक शोषण किया। 1 मिनट एक पेशेंट को मिल रहा है, वो 1 मिनट एक पेशेंट को नहीं मिल रहा, वो आपका फर्जी आंकड़ा है, क्योंकि आपने वो बनाया कि एक क्लिनिक में हम दिन भर में इतने लोगों को देख रहे हैं। उसका एवरेज वो निकल रहा है कि वो यदि इतने मरीजों को देखा जाएगा तो डॉक्टर के पास एक आदमी 1 मिनट रहेगा। उसका मतलब ये है नहीं, वो आंकड़ों को, नंबर को एस्केलेट किया गया। अरे मुझे आपकी बात पर अभी मुझे किसी ने ये भेजा है कि ये सवाल तो कभी नहीं आप लोगों ने पूछा कि एक शहर में 66 करोड़ लोग कैसे आ सकते हैं। हाँ। अगर एक मिनट में एक मरीज देखा जा सकता है तो 66 करोड़ लोग कैसे का दावा कैसे? इस पर भी सवाल होते रहे बार बार। इस पर एक तो सब सवाल कर रहे हैं, दूसरा ये है कि हर कोई ये बहुत स्पष्टता से बता रहा है। मैंने एक दिन पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूं। सरकार 66 करोड़ कहती है, वो स्नानार्थी हैं, और अगर 10 लाख कल्पवासी प्रतिदिन उसमें जुड़ते हैं जो पारदर्शिता के साथ सरकार ने जोड़कर बताया है, तो वो कितने हो जाएंगे? और ये भी सबको पता है 300 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। कांग्रेस पार्टी में आपने चर्चाएं ये सुनी होंगी कि केरल को लेकर के शशि थरूर जो हैं वो कुछ नाराज है अपनी भूमिका को लेकर के, और उनकी राहुल गांधी के साथ बैठक भी हुई थी। एक अपडेट तो ये कि आज एक इंपॉर्टेंट बैठक कांग्रेस पार्टी की हो रही है केरल को लेकर के। इसमें एलओपी राहुल गांधी, लोकसभा और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सांसद, विधायक दल के नेता, केरल के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रभारी, सब लोग ये वहां पर मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर चर्चा भी हो सकती है क्योंकि वहां उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है, और कोई क्रिश्चियन अध्यक्ष कांग्रेस का केरल का वो चुना जा सकता है क्योंकि वहां पर उनका वोट है और 20% आबादी है, या फिर ओबीसी समुदाय से किसी को बनाया जा सकता है। ये चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले कुछ चुनावों में से 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो पार्टी मानती है। एक उनमें से केरल है जहां वो 10 साल से दूर है, और ऐसा होता नहीं है, केरल में भी हर 5 साल में बदलने की परंपरा सी रही है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल से वहां पर लेफ्ट जीतता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी हाथ में केरल का चुनाव जीतना चाहती है और जीत सकती है, इसलिए कांग्रेस के लिए ये सारी कवायद बहुत जरूरी है। दूसरा, असम का चुनाव। असम के इलेक्शन को भी कांग्रेस पार्टी मानती है कि उसका इस बार काफी अच्छा चांस है, बीजेपी से वो असम भी वापस छीन सकती है। चर्चाओं में जो बातें सामने आती हैं कि केरल में एक किस्म से प्रियंका गांधी ने चार्ज ले रखा है, और असम का जो मैटर होगा
वो राहुल गांधी संभालेंगे। लेकिन केरल की बैठक में बहरहाल अभी आपको राहुल गांधी ही दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, ये आज ही की तस्वीरें हैं। अब यहाँ से आगे की बात, शशि थरूर साहब का जो चर्चा चली उसमें 2-3 बातें थी कि शशि थरूर ने बीजेपी मोदी जी की अमेरिका विजिट की तारीफ कर दी, फिर वहाँ उन्होंने लेफ्ट के किसी कार्यक्रम की बिजनेस के को लेकर के किसी स्कीम की तारीफ कर दी, ऐसा लोगों ने कहा। और उन्होंने इस पर सफाई दी कि मैंने किसी की तारीफ नहीं की है, मैं अपनी स्टेट की तारीफ कर रहा था। और नरेंद्र मोदी की विजिट पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो फॉरेन पॉलिसी का मामला है और जो मुझे वहाँ ठीक लगा, और वो उनका डिपार्टमेंट रहा है फॉरेन का, तो उन्होंने उस पर बोला। अब उससे बात आगे यूँ बढ़ गई कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात में ये चर्चा हुई कि शशि थरूर ने कहा कि आप मेरा रोल क्लियर कीजिए, अगर मुझे केरल में कोई जिम्मेदारी देनी है तो वो दीजिए। इसका मतलब ये था कि मुझे केरल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाइए, मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसा करेंगे। इस पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। बैठक 2 लोगों के बीच हो रही है, तो खबर कौन लीक करेगा? राहुल गांधी ऐसे पत्रकारों से तो सीधे ज़्यादा मिलते नहीं है, ना उन पर कभी ऐसे आरोप लगे कि भाई राहुल गांधी कोई बात ऐसे कह देते हैं, ऐसा नहीं होता। और शशि थरूर क्यों करेंगे इस बात को लीक? उनको इसका नुकसान होता है, वो पार्टी की लीडरशिप की नज़रों में उनके नंबर कम होते हैं। तो फिर ये खबर लीक किसने की, ये अब मुद्दा बन गया है। अब मैं आपके सबके साथी और दोस्त राशिद किदवई जी को कोट कर रहा हूँ। राशिद किदवई साहब ने एक सीनियर जर्नलिस्ट से इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस बात का आरोप केसी वेणुगोपाल के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अगर किसी से बात करते हैं तो वो केसी वेणुगोपाल हैं, और केरल में केसी वेणुगोपाल की अपनी खुद की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है, वो खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और अगर आज उनको वहां पर भेज दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष बना करके तो बड़े खुश होंगे वो। हालांकि पार्टी में उनका बहुत मजबूत रोल है, बहुत शायद ज्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर उनको कुछ लोग मानते हैं, वो संगठन महामंत्री हैं। लेकिन फिर भी केरल के मुख्यमंत्री बनने की चाहत किसको नहीं होगी? तो क्या केसी वेणुगोपाल साहब ने ये सारी खबरें आउट की शशि थरूर साहब की इमेज खराब करने के लिए? ये सवाल है सर इस वक्त। देखिए, ये किया है कि नहीं किया, लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब की स्ट्रिक्स भी बहुत हाई हैं केरला में, और इच्छा भी बहुत ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाए। अभी तक जो कल तक मेरी चर्चा कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल साहब को केरल भेजने पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अच्छा, तो अब वेणुगोपाल साहब नहीं बन रहे, तो वो चाहते हैं कि कम से कम थरूर साहब भी ना बने। थरूर साहब की भी बड़ी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ पर बन जाएं, कांग्रेस के मजबूत नेता के तौर पर भी। और जिस तरह पिछला चुनाव अभी लोकसभा का उन्होंने जीता है चंद्रशेखर के साथ, एक बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी की तमाम ताकत के बाद भी उन्होंने निकाल लिया। 14,000 वोटों से जीता। हाँ, तो बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, मजबूत मतलब मुकाबला था, उसमें निकाल लिया। तो वो लगातार लग रहे हैं, और इसलिए ये आशंकाएं हो रही हैं। राशिद साहब बहुत कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं, तो उनकी बात पर मतलब मैं कोई वो नहीं कर रहा, खारिज नहीं कर रहा, कि केसी वेणुगोपाल साहब को समझ में आती है कि थरूर साहब की इमेज को यदि डेंट होगा तो उससे उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन केरल को निपटाना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। केसी वेणुगोपाल वर्सेस थरूर साहब, अब ये खुल के हो गया, अब ये खुलकर हो गया है। और बहुत मतलब ऊपर के स्तर पर, क्योंकि राहुल जी को केसी वेणुगोपाल जो है उनके बहुत विश्वस्त माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। बल्कि पार्टी में जो विरोध हो रहा है उनको संगठन के महासचिव पद से हटाने को लेकर भी लगातार दबाव बन रहा है, उसके बाद भी वो बने हुए हैं। तो इसका मतलब राहुल जी का विश्वास उन पर है। अब थरूर वर्सेस वेणुगोपाल में से क्या निकलता है और कांग्रेस उस लड़ाई को कैसे आगे पहुंचाती है, क्या पार्टी का नुकसान होगा या अरे ये जो चर्चा चल रही थी ना कि शशि थरूर ने कह दिया कि मेरे पास और भी बहुत विकल्प हैं, छपा सब जगह पर, लेकिन या शशि थरूर ने ये कहा कि वो नहीं जा रहे बीजेपी, और ये भी उनके बारे में कहा गया कि केरल कांग्रेस के पास नेता ही कौन है। ये दोनों बातें उनको कोट करके छापी गई। अब वो बातें वो गलत, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, ये खबर गलत थी, ये साबित हो गया है, क्योंकि जिस अखबार ने ये खबर की उसी ने उस पर रिग्रेट शो कर दिया है। तो शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मैंने ये बातें कही ही नहीं थी। तो इसके पीछे भी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि उनको लेकर के गलत खबर किसने प्लांट की। देखिए, ये बात सही है कि शशि थरूर ने कहा कि फिलहाल मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, मतलब बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस छोड़कर। उन्होंने इस बात का जिक्र कराया, लेकिन जब आदमी को जाना होता है तो वो कह के तो नहीं जाएगा ना कि भाई मैं पार्टी छोड़ने का प्लान कर लिया है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कहा, इस बात को मानते हैं। लेकिन शशि थरूर के पास अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से 68 ईयर्स के वो हो चुके हैं। अभी 9 मार्च को उनका जन्मदिन आता है, वो 69 वर्ष में चले जाएंगे। और वो कह चुके कि भाई अब मैं सांसद बन के थक गया हूँ, 4 बार का सांसद हूँ, इस बार में सिर्फ 14,000 वोटों से जीता। केरल में काफी लोकप्रिय है ये, नहीं लोकप्रिय, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल से सिर्फ 14,000 वोटों से वो जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से बहुत कड़ी चुनौती में फंस गए थे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर काम कर रही है, जिस तरीके से वहां संगठन मजबूत हो रहा है,
शशि थरूर को लग रहा है कि अब मेरे पास बहुत समय नहीं है, अगला लोकसभा चुनाव तक मैं स्वस्थ रहूंगा नहीं रहूंगा, अगला लोकसभा चुनाव में जीतूंगा नहीं जीतूंगा, विधानसभा चुनाव तो अगले साल ही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा होगा कि अब मैं प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊं। और केरल तो वैसे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बहुत करीबी, दोनों वहां से सांसद बने। जब राहुल गांधी को अमेठी की हार की संभावना थी तो राहुल गांधी केरल ही गए थे चुनाव लड़ने। केरल में कांग्रेस का अच्छा चांस है, शशि थरूर एक बहुत अच्छा चेहरा भी है। बिल्कुल, अगर मतलब इनके चेहरे पर जाने पे वैसे कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस को, फायदा ही हो सकता है। छवि बहुत अच्छी है शशि थरूर की, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की इन फाइटिंग में कई नंबर पार्टी की फाइटिंग के अलावा आपकी राहुल गांधी से कितनी क्लोज है ये भी काउंट होता है। सर अब कौन पलटेगा इसकी चर्चा अगर चल रही है शशि थरूर साहब के बहाने, तो एक नाम की चर्चा में और कर लूं, उमर अब्दुल्ला ने अभी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, लगातार उनके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र को लेकर के उनका रुख बड़ा सॉफ्ट हो गया है। मोदी जी के साथ वो रैली भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, दिल्ली भी आते हैं, सब कुछ करते हैं, और अब वो 370 की भी ज्यादा बात नहीं करते। वो केवल कहते हैं कि हमारा स्टेटहुड वापस कर दो, हमें यूटी बना दिया, हमारा स्टेटहुड वापस कर दो। और इस पर भी वो ये कहते हैं कि देगी तो बीजेपी ही है भी हमको, तो इसलिए मैं झगड़ा नहीं करूंगा बीजेपी के साथ इसको लेकर के। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि मेरे पास क्या रास्ता है, मेरे पास रास्ता ये है कि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह केंद्र के साथ झगड़ा करता रहूं, नाम लेकर के बोला, या मैं केंद्र के साथ मिलकर के काम करूं, वो मैं कर रहा हूं। और अगर मैं अरविंद केजरीवाल के जैसा व्यवहार करूंगा तो मुझे अरविंद केजरीवाल जैसे नतीजे भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, साफ साफ बोला उन्होंने। नहीं, बात तो देखिए उमर अब्दुल्ला जी जो कह रहे हैं बहुत समझदारी की और एक तरह से कहें कि स्वाभाविक बातचीत है। जब आप आधे अधूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप केंद्र से रोज लड़ ही रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई काम आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हो तो चलो वही करके आप कुछ करें, तो आप राजनीति में तो यही करते ना, आप अपना एजेंडा लेके लड़ते रहिए, लेकिन आपको जब काम कराना, जैसे एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है, ठीक है, उससे उसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही वायनाड से सांसद बनी तो चली गई प्रियंका अमित शाह से मिलने के लिए। अब ये काम राहुल गांधी तो कभी नहीं कर पाए। मतलब लड़ाई तो क्या प्रियंका कम करती हैं क्या? ऐसा भी नहीं कि प्रियंका ने कोई हमले में कोई कसर छोड़ी। फिर मैं कह रहा हूं कि देश में ज्यादातर राज्यों की सरकारें एक दूसरे से लड़ती रहती, लेकिन उनके अधिकारी, उनके नेता, उनके जब कोई विभागीय की शिक्षा का होगा तो देश भर के शिक्षा मंत्री आ गए, खाद्य रसद वाले आ गए, तो वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर की भी स्थिति इस वक्त जो है, वो विधानसभा वहां है, लेकिन है तो अभी पूर्ण राज्य का दर्जा तो उसका भी नहीं, तो एक तरह से वो भी एक चीज। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसमें उमर अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो भी बहुत कुछ उत्पादित नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाला स्टेट नहीं है वो, तो उसको बहुत चीजों के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये तो अच्छा है ना कि आप अपनी राजनीति भी कर लें और जो राज्य के लिए भला है वो भी कर लें। ये भी कहा कि मैं इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, मैं इंडिया ब्लॉक में ही रहूंगा, लेकिन मैं हर नाहक झगड़ा नहीं किसी के साथ करूंगा। सर एक कमेंट। जिस कार्यक्रम में ये उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला, मैं वहां मौजूद था, उन्होंने दो बातें कही। एक तो एक महत्वपूर्ण बात है कि उस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने देखकर कहा कि भाई मैं केजरीवाल जी की तरह से झगड़ा तो नहीं कर सकता केंद्र सरकार से, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो केंद्र सरकार है वो जम्मू कश्मीर की किसी योजना में कोई अड़ंगा नहीं लगा रही, मतलब ये बड़ी बात है ना। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमें स्टेटहुड मिल जाएगा, केंद्र सरकार का ये आश्वासन है, मैं इसकी डेडलाइन नहीं दे सकता और डेडलाइन के लिए शर्त भी नहीं लगा सकता केंद्र सरकार। इंपॉर्टेंट है कि मैं शर्त भी नहीं लगा सकता, मतलब देंगे ये अपने हाँ उससे, लेकिन ये एक अंडरस्टूड है। और फिर उन्होंने कहा कि झगड़ा करके आप उस स्टेट को नहीं चला सकते, लेकिन बार बार उन्होंने ये भी बात कहा कि हाँ दो बातें कही, एक तो इंडिया ब्लॉक से को नहीं छोड़ने वाला, बल्कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल आने वाला है उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को एकजुट होकर इस पर विचार करना चाहिए। अभी तक इस पर ही कोई विचार नहीं हो रहा, ये बड़ा मसला है कि हमारा रुख क्या हो। हाँ। सर एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं आपको, देखिए नेताओं की मजबूरी कैसे सामने आ जाती है। हमने प्रशांत किशोर की काफी बात की और वो तमिलनाडु में इस बार एक्टर विजय की पार्टी जो है टीवी के उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां बातें तो उन्होंने बड़ी बड़ी की कि मैं आइडियोलॉजिकली इनकी आइडियोलॉजी से सहमत हूं, मैं ये मेरे भाई जैसे हैं और मैं इनकी मदद करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो परिवार का सदस्य हूं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की। लेकिन अब जब वास्तविकता में बारी आई कि आप खड़े होते हैं इनके साथ क्या, तो एक तस्वीर है वो चलाएगा, एक बोर्ड है बहुत बड़ा सा, उस पर यह तस्वीर है। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है साइड में #गेटआउट, #गेटआउट। बाकी मलयालम में कुछ स्लोगन्स लिखे हुए हैं हिंदी को लेकर के जो वहां पर विरोध होता है। और अभी मैं कल कार्यक्रम में इंटरव्यू कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी का, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है स्टालिन साहब को कि मुझे बता दें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहाँ लिखा है कि हिंदी मैंडेटरी कर रहे हैं।
वो केवल झूठ बोल रहे हैं और सियासी फायदा उठाने के लिए कह रहे हैं। बहरहाल, लेकिन इनके जैसी छोटी पार्टी भी उसी मुद्दे को हवा देकर के इस बार चुनाव में जाना चाहती है, तो इन्होंने भी एंटी हिंदी स्टैंड लिया और बाकी सब लोग उस बोर्ड पर दस्तखत कर रहे थे, इनको भी आगे किया गया। देखिए प्रशांत किशोर हरे कुर्ते में खड़े हैं, लेकिन ये देखते रहे और जब साइन करने के लिए इनको कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। ये देखिए, मैं नहीं, इस पर मैं नहीं कर सकता। तो आप जाओ, ऐसे आदमी की पार्टी की मदद कर रहे हो, आप प्रोफेशनली मदद करने के लिए गए हैं जो हिंदी के खिलाफ है। और ये हैशटैग गेट आउट, ये नरेंद्र मोदी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, वहां पर नरेंद्र मोदी के लिए भी गेट आउट शब्द का इस्तेमाल तमिलनाडु के नेताओं ने किया है, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर कुछ कहने से साफ इनकार कर देते हैं। तो मजबूरी तो है, अपनी राजनीति तो यही करनी है निश्चित तौर पर। लेकिन एक तो ये कि मैं इसीलिए कह रहा हूं प्रशांत किशोर अब राजनीतिक गड्ढे में जा रहे हैं। आपको वहां होने की ही आवश्यकता क्या थी? आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने गेट आउट का बोर्ड लगा हुआ है, हैशटैग चल रहा है, हिंदी को निकालने की बात हो रही, और ये राजनीति अब बदल रही है। तमिलनाडु में ठीक है, अमित शाह ने कहा हम 2026 में इनको निकाल देंगे, वो कितना सही होगा ये बहुत कठिन है, लेकिन जो एमके स्टालिन की पोस्ट है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के भाई बहनों से कह रहे हैं कि भाई हिंदी तो अवधी को खा गई, ब्रज को खा गई, भोजपुरी को खा गई, मतलब सारी मारवाड़ी जितनी भाषाएं वो सब बोलते चले जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि हिंदी कोई आसमान से टपकी हुई किसी एक क्षेत्र की भाषा है ही नहीं। हिंदी कहां बोली जाती है बताइए? हिंदी तो इन सारी भाषाओं के शब्द लेकर तैयार हुई एक भाषा है, ये हर कोई जानता है, जो ऑर्गेनिकली आई है, जो इसीलिए आई ना कि सब भाषाओं के उसमें शब्द हैं। और ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, क्या ये संभव है क्या कि हर तमिल व्यक्ति को मलयालम आती हो, कन्नड़ आती हो, तेलुगु आती हो, या फिर जो इधर से मराठी है उसको नहीं आती है? लेकिन हम लोग कहीं तो कॉमन पॉइंट है। अंग्रेजी खा रही है सब भाषाओं को, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आप हिंदी से लड़ाने बैठे हो। लेकिन मैं इसका दूसरा देखता हूं, डर लगने लगा है। अब स्टालिन को लगने लगा है कि उनकी ये बात काम नहीं। आज तक आपने सुना क्या कि उत्तर प्रदेश के भाई बहनों से वो हिंदी खा जाएगी, भोजपुरी को, अवधी को, ब्रज को कभी कहते हो? इसका मतलब राजनीति बदल रही है। एक छोटी सी खबर, समय बिल्कुल चला गया। समीर जी आपका कमेंट इस पर चाहते हैं। हमने व्यूअर्स ने भी लिखा कि बंगाल की बात भी काफी ज्यादा किया कीजिए। कल हमने आपको ममता बनर्जी का भाषण सुनाया था, उसी में एक छोटी सी बात थी, वो कल रह गई, आज कर रहा हूं। उन्होंने अभी एक सर्कुलर निकाल दिया था नगर निगम के एक अधिकारी ने। वो सर्कुलर ये था कि वहां पर ईद की 2 छुट्टी कर दी जाए और विश्वकर्मा जयंती की जो छुट्टी होती है उसको हटा दिया जाए। ये सर्कुलर निकला और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने तुरंत उस अफसर को सस्पेंड किया और सर्कुलर हटा लिया। ये चलिए किया, मतलब आपको ये डर लगा कि इसका रिएक्शन ना हो जाए हिंदू समाज में। ये बात ममता बनर्जी को कल अपने मन से बोलनी पड़ी कि हमने उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। जो ममता बनर्जी की राजनीति को जानते हैं, ये करने की तो जरूरत उनको कभी नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है? नहीं देखिए, ममता बनर्जी को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे 2024 का जो परिणाम आया, बंगाल के अंदर एक बड़ा हिंदू वोट बैंक मिला है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। तो ममता बनर्जी जानती है कि अगर बंगाल में मुझे फिर से मुख्यमंत्री बनना है आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में, तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के दम पर मैं चुनाव नहीं जीत सकती हूँ। मुझे मेरा जो बंगाल अस्मिता का जो है, बंगाली कल्चर के जो लोग हैं जो ममता के साथ जुड़े हुए, उन्हें भी जुड़े रहना जरूरी है। सिर्फ मुसलमानों की मैं राजनीति नहीं कर सकती हूँ। और मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी वही देखते हुए, जिस तरीके से दुर्गा पंडाल जब होता है, दुर्गा उत्सव, तो ममता बनर्जी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यही दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी दोनों वोट बैंक को साध रही है। ममता बनर्जी को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं नहीं जाने वाला, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो न कांग्रेस के पास जाएगा न लेफ्ट के पास जाएगा, वो बीजेपी के पास जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो उनकी तो मजबूरी है कि ममता बनर्जी को वोट देना, तो वो तो ममता जी के साथ मजबूत खड़ा है। अब ममता बनर्जी को दूसरा वोट कौन सा चाहिए? तो जो वोट ममता बनर्जी से छिटक सकता है उसको रोक के रखना है। तो उसको रोकने रखने के लिए ममता बनर्जी ने यह जो चिट्ठी का जो ऑर्डर निकला था कि एक अवकाश खत्म कर दिया जाए विश्वकर्मा पूजा का, वह वापस बहाल किया है ममता बनर्जी ने। और ये संदेश देने की कोशिश की है कि मैं अभी स्टेज पर नहीं पहुंची हूं कि मैं हिंदू विरोधी हूं। वो दोनों को साधने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, आज कहानी कुर्सी में काफी खबरों पर बात हुई। बहुत धन्यवाद समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी।